प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। उनका चैप्टर 2 बहुपद हम लोग कर रहे हैं और इसके अंतर्गत प्रश्नावली 2.3 के आगे के सवालों को हम करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित हम लोगों ने प्रश्नावली का पहला और दूसरा प्रश्न किया था। आज हम प्रश्नावली 2.3 का तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है आपके लिए, ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको हम समझेंगे। चलिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। आपको बहुपद दे रखा है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस का √5/3 है। तो बच्चों, आपको ये बहुपद दे रखा है चर x में और इसके आपके दो शून्यक आपको दे रखे हैं और बाकी दो शून्यक आपको अर्थात बोला गया सभी शून्यक। अब कैसे पता लगे किसकी कितने शून्यक हैं? तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप देखिए कि बहुपद की घात कितनी है। आप देख सकते हैं कि इस बहुपद में चर x की जो सबसे बड़ी घात है वो 4 है, तो इसके अधिक से अधिक 4 शून्यक हो सकते हैं। बहुपद की जो घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, ये हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो दो शून्यक आपको दे रखे हैं और बाकी दो आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालने हैं मैंने आपको पहले बोला है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है बच्चों। आप अक्सर बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसकी तरह दो प्रश्न और हैं आपकी पुस्तक में, तो वो आपके गृह कार्य रहेंगे अगर आप इसको समझ गए। तरीका यही है। चलिए हम इसको करते हैं। तो आपको इसमें दो शून्यक गिवन है, तो इसी के माध्यम से जो हमको चीज़ दे रखी होती है उसी के माध्यम से हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। अब ये दो शून्यक दे रखे हैं। शून्यक आप सभी जानते हैं कि चर का वह मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद 0 बन जाता है। शून्य के बारे में आप जानते हैं, अर्थात ये दोनों चर x के मान हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ही रखने पर बहुपद पूरा 0 बनेगा। शून्यक आपको दे रखा है तो ये चर के ही मान होंगे। तो मैंने मान लिया कि चर, क्योंकि यहाँ पे x है तो x बराबर √5/3 और x बराबर माइनस के √5/3 आपको दे रखा है। दिए गए बहुपद के दो शून्यक है, ठीक। अब इसको आप और सरल करेंगे तो √5/3 को लेफ्ट साइड बाएं तरफ लाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, इधर 0 बचेगा। और इसको भी आप और सरल कर देंगे तो माइनस का √5/3 बराबर किस तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब क्या किया मैंने 0 के जो बाईं तरफ जो मुझे मिला है उन दोनों की आपस में गुणा करनी है मेरे को, तो मैंने इनकी गुणा कर दी, ठीक है। मतलब x माइनस के √5/3 गुणा x प्लस के √5/3 लेफ्ट जो बायां पक्ष था लेफ्ट साइड वाला उसकी मैंने आपस में गुणा कर दी। तो देखिए यहाँ पे गुणा करने पर क्या बन गया है, देखिए ये बन गया है आपका a माइनस का b गुणा इधर बन गया आपका a प्लस के b। ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपका a² माइनस के b²। सर्वसमीका लग गई यहाँ पे। तो आगे मैंने यही लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस का a गुणा x प्लस का b। सर्वसमीका बन जाती है a² माइनस b²। a की जगह यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर, और b की जगह यहाँ पे √5/3 है तो उसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्वसमीका लगा दी। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो ये आएगा आपके पास x²। और जब किसी अंडर का वर्ग करते हैं तो अंडर हट जाता है तो 5/3 बचेगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5/3 के ऊपर क्या है? अंडर का मतलब 1/2, ये तो मतलब होता है, और बाहर 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो अंदर वाली संख्या ही बच जाती है। आप जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर रूट का वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो हमें अंदर वाली संख्या मिल जाती है।
तो हमने जब इसको सरल किया तो हमको ये प्राप्त हो गया। अब ये मैंने लिखा है कि ये दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक, ये जो हमें बहुपद दे रखा है उसका एक गुणनखंड होगा। तो ये गुणनखंड कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पीछे हम ये सब कुछ करके आ चुके हैं, आपको मैं याद दिलाता हूँ। मान लीजिए, देखिए आपको ऐसा कोई बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद है ये, और बोला गया इसके शून्यक निकालिए। पीछे आप लोगों ने काम कर रखा है, इसके शून्यक आप कैसे निकालते थे। ये आपको बहुपद दे रखा है, इसका शून्यक निकालना है। आप देख सकते हैं द्विघात बहुपद है, इसके अधिक से अधिक 2 शून्यक संभव है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग बहुपद का गुणनखंड करते थे। ठीक है, यहाँ पे मध्यपद विभाजन विधि मैंने लगा दी है। 4x को मैंने मध्यपद विभाजन विधि से तोड़ दिया है। आप ये जानते हैं कैसे किया है। बीच वाला पद 4 है, तो 4 को हमें ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनको जोड़कर हमको 4 मिले, और गुणा करके पहले पद का गुणांक x² का गुणांक 1 है, और जो अचर पद है, अंतिम पद है, उसका गुणांक कितना है 4। तो हमको ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जो जोड़ के हमको 4 दे दे बीच वाला पद, और गुणा करके हमको पहले पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणनफल अर्थात 4 दे दे। तो ऐसी संख्या है बच्चों 2 है, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 मिलेगा, 2 की 2 में गुणा करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, ये आप जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे मध्यपद विभाजन विधि लगाई, 4x को 2x में तोड़ लिया। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल दिया है x, तो यहाँ पे x प्लस का 2 बचेगा। यहाँ से मैंने 2 बाहर ले लिया इन दोनों में से, आखिरी के 2 पदों में से, तो यहाँ बचेगा x प्लस के 2। फिर देखिए यहाँ से x प्लस का 2 बाहर आ रहा है, तो अंदर बचेगा फिर ये x प्लस 2 बाहर आ गया, यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2। तो आपने जब द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए तो आपको ये 2 गुणनखंड मिल गए। अब आपको तो शून्यक चाहिए, और शून्यक क्या होता है कि चर के वह मान जिनको बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 बन जाए। तो px को हमको मतलब बहुपद को 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा आप जानते हैं, यदि ये पहला वाला गुणनखंड पूरा 0 बन जाए तो फिर इसकी गुणा होंगे तो 0 ही मिलेगा, या फिर दूसरा गुणनखंड 0 बन जाए। ठीक है, यदि ये पूरा 0 बन गया तो इसकी गुणा होंगे तब भी आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि आपको फाइनली बहुपद को 0 बनाना है। ये तरीका आप लोगों ने पीछे कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बहुपद px जो आपको द्विघात बहुपद दे रखा था का मान 0 होगा जब या तो पहला गुणनखंड 0 होगा या फिर दूसरा गुणनखंड 0 होगा। ठीक है, और इन दोनों का 0 का मतलब क्या है कि x बराबर -2 और x बराबर -2, ये इसके शून्यक आ गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसके शून्यक है। अब ये तरीका यहाँ समझाने का क्या मतलब था बच्चों, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि इस वाले सवाल में हमको शून्यक दे रखे थे और वहाँ से हमने इसके गुणनखंड निकाल दिए। ये हमने इसका गुणनखंड निकाल दिया। और इस वाले सवाल में आपको क्या दे रखा है, अगर आप देखिए उल्टा चले, ये शून्यक दे रखे हैं, ये फिर आप यहाँ चलेंगे तो ये माइनस को दे रखे प्लस का बन जाएगा, और ये भी माइनस को दे रखे प्लस का बन जाएगा, और फिर आप उल्टा चलेंगे तो ये इसके गुणनखंड आपको मिल गए। तो देखिए चीज़ वही है, यहाँ भी हमने वही प्रोसेस किया हुआ है। देखिए इसमें हमको बहुपद दे रखा था, उसके हमने गुणनखंड किए और फिर हम शून्यक तक पहुँचे, जबकि इसमें हमें शून्यक दे रखा है। देखिए ये चीज़ हमको पहले दे रखी है इसमें, ठीक है, और फिर यहाँ से हम उल्टा चले और यहाँ तक पहुँच गए। देखिए ये शून्यक दिए थे, इनको बाईं तरफ लाए तो ये माइनस प्लस के बन गए, फिर इनके आपस में गुणा करी तो ये फिर इस रूप में हमारा बन गया। ऐसे तो बना रखा मैंने, देखिए शून्यक, फिर इसको इधर लाए, ये प्लस का बन गया, ये प्लस का बन गया, और फिर इसको आपने ऐसे लिख दिया, एक एक स्टेप पीछे चले गए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आई है जो हम पीछे पहले करके आ चुके हैं। समझ गए आप लोग कि ये दोनों देखा जाए तो इसी के गुणनखंड तो हैं जो हमने गुणनखंड किए थे, और इन्हीं से हमने शून्यक निकाला है। और यहाँ सवाल में अंतर क्या है, यहाँ आपको शून्यक पहले दे दिए, हमने उन्हीं को सिस्टमेटिक सिस्टम से लगाया और हम गुणनखंड तक पहुँच गए। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हमने इनकी आपस में गुणा करी तो ये हमें गुणनखंड कहाँ से मिल गया है। तो ये इसी का गुणनखंड ना, क्योंकि इन्हीं में से शून्यक निकल के आए हैं ऊपर। ठीक, अब यहाँ के बाद हम क्या देखेंगे, ये प्रोसेस है सवाल को करने का। आपको एक एक लाइन समझाई जा रही है, प्रोसेस इसका तरीका है करने का। तो ये इसके गुणनखंड है बहुपद के, तो इसका मतलब क्या है, यदि मैं आपको बोलूँ कि 12 के गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और स्वयं 12 भी है,
तो आप देखिए इसमें से कोई संख्या उठा लीजिए, आप 2 उठा लीजिए। 2 से जब आप 12 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। 3 को उठाइए, 3 से 12 को डिवाइड कीजिए तभी आपको शेषफल क्या आएगा? 0 मिलेगा। कोई भी संख्या उठा लीजिए, आप 4 उठा लीजिए, 6 उठा लीजिए, जब भी आप 12 को काटेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। क्यों शेषफल 0 बच रहा है? क्योंकि ये सभी इस 12 के गुणनखंड हैं, अर्थात ये सभी 12 को पूरा पूरा विभाजित करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बात लिखी है, यहाँ तो मैंने आपको संख्याओं के माध्यम से समझाया है, अंकों के माध्यम से। तो मैंने एक बात लिखी है कि x² - 5/3 इस दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इस बहुपद को इसके द्वारा भाग करेंगे, ये गुणनखंड है ना, तो शेषफल क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। गुणनखंड का मतलब तो यही है कि जब इसके द्वारा आप ये भाजक को भाग करेंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आगे हम यही करने वाले हैं, भाग देने वाले हैं, हम लंबी विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको पता है शेषफल 0 मिलना है। चलिए हम करते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ये आपका भाजक बन गया अब। ठीक है, जिसके द्वारा भाग दिया जाता है, और जिसमें भाग दिया जाता है तो ये आपका क्या बन गया? भाज्य बन गया। तो देखिए भाज्य अंदर लिखा जाता है और भाजक बाहर। तो आपको पता है कि लंबी विभाजन विधि आपको कैसे लगानी है। कैसे करते थे? सबसे पहले हमें भागफल का पहला पद चाहिए। कैसे मिलता था? भाजक के पहले पद को भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से आप भाग कर दीजिए। तो आपने ऐसे भाग किया इसको। तो यहाँ 3x⁴ था और यहाँ पे भाजक का पहला पद x² है। जब इसको काटेंगे आप तो 2 घात से 2 घात कट जाएगी, बचेगा यहाँ कितना? 3x⁴, ये तो बचेगा। 2 घात से 2 घात कट जाएगी। तो ये भागफल का पहला पद आपको क्या मिल गया बच्चों? 3x²। ठीक, अब भागफल के पहले पद की गुणा पूरे भाजक से आप कर देते थे। ये लंबी विभाजन विधि है, ये आप लोग ने पहले कर रखी है। तो जब देखिए 3x² की गुणा x² से करेंगे तो ये 3x⁴ बन जाएगा। 2 और 2 जुड़ के 4 बन जाएगा। 3x² की गुणा जब 5/3 से करेंगे तो देखिए 3x² की गुणा जब -5/3 से करेंगे आप तो 3 से 3 कट गया, ये बचा आपके पास -5x², ये तो बचेगा। और ये लिखा जाएगा x² के नीचे। देखिए यहाँ पे x⁴ है, लेकिन हमको गुणा करके तो x² वाला पद मिला है ना, तो समान पद के नीचे समान पद लिखते हैं, ये x² के नीचे ही आएगा। उसके बाद हम क्या करते थे? गुणा करके जो गुणनफल आता था आपका, उसको हम घटा देते थे। तो जब घटाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो ये माइनस वाला जो माइनस का 5x² थे प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए प्लस का 3x⁴, ये तो माइनस का बन चुका है, आपस में ये कट गए। अब क्या करेंगे आप? x⁴ वाला उतारेंगे आप, क्योंकि मानक रूप में तो लिखना पड़ेगा ना आपको बहुपद। घातों को उनके घटते क्रम में लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो x⁴ उतरेगी यहाँ पे। फिर देखिए प्लस का बन चुका है ना, प्लस के 5x² में से माइनस का 2x कम करेंगे, प्लस का है ना, तो आपको पता है कितना बचेगा? 5 में से 2 कम 3x² बचेगा। तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया है, और जो बाकी बचा उसको उतार दीजिए, 10x और ये -5। ठीक है, अभी भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि आपको शेषफल 0 ना मिल जाए, या फिर आपको शेषफल ऐसा ना मिल जाए जिसकी घात भाजक की घात से कम। भाजक की घात कितनी है यहाँ पे? भाजक की घात यहाँ पे 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है। चलिए अब ये आपका नया भाज्य बन जाता था। तो अब आपको भागफल का दूसरा पद कैसा मिलेगा? फिर वही नियम लागू करेंगे। नए भाज्य के पहले पद को आप भाजक के पहले पद से भाग करते थे, तो x² से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 6x बचेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको 6x मिल गया। ये भागफल का दूसरा पद आपको मिल गया है। ठीक है, तो 6x, तो ये प्लस का, इसको आप यहाँ भी लिखेंगे प्लस का 6x। ठीक, अब देखिए फिर इसकी गुणा आप पूरे भाजक से कर देते थे, तो 6x की गुणा x² में होगी तो ये आएगा 6x⁴। ठीक है, और जब 6x की गुणा किसमें होगी? 6x गुणा -5/3 में होगी, तो 3 दूनी 6। 2x की गुणा -5 में होगी तो -10x आएगा। ठीक है, तो ये -10x मैंने लिख दिया, x के नीचे x लिखा है मैंने, क्योंकि x² वाला पद मुझे मिला ही नहीं। अब देखिए ये जो गुणनफल है इसको घटा देते थे हम लोग, तो ये माइनस का बन गया और ये माइनस का प्लस का बन गया, तो ये आपस में कट गए।
ये प्लस का और ये माइनस का 6x की घात 3। एक्स स्क्वायर वाले को यहाँ पे उतारा और अब देखिए ये भी कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का 10x है और ये प्लस का 10x बन चुका है ना, आपस में कट गए। 5 को उतारा नीचे। अभी भी देखिए इसकी घात 2 है, इसकी घात भी 2 है, तो ये आपका नया भाज्य बन गया। और फिर भागफल का जो अगला पद आपको मिलेगा, तीसरा पद अर्थात, तो कैसे मिलेगा? नए भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से हम भाग करते थे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आपके पास 3 प्लस का 3, तो ये आ गया आपका भागफल का तीसरा पद। इसकी गुणा फिर पूरे भाज्य से होती थी, तो देखिए क्या आएगा, 3x स्क्वायर और 3 की गुणा जब माइनस के 5/3 से होगी तो 3 गुणा माइनस के 5/3, 3 से 3 कटा, माइनस के 5 मिला, फिर ये आपस में घट जाते थे, तो ये माइनस का बन चुका है और ये माइनस माइनस प्लस का बन चुका है। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस का 3x स्क्वायर, ये माइनस का 3x स्क्वायर आपस में कट गए और ये भी माइनस का 5, ये भी प्लस का 5 आपस में कट गए। शेषफल क्या मिल गया आपको? 0 मिल गया। आपको पता था आपको शेषफल 0 ही मिलना है क्योंकि आपने ऊपर बना दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 दिए गए बहुपद का ये गुणनखंड है। अब देखिए आगे क्या करना है आपको। अब यहाँ पे आप विभाजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं और विभाजन एल्गोरिथम के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि क्या होती है विभाजन एल्गोरिथम, कि भाज्य बराबर भाज्य यहाँ पे ये है, इसको आप px लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं। भाज्य बराबर भाजक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है, उसको आपने gx लिखा था, गुणा भागफल, भागफल ये आया है आपका, उसको आप कोशेंट qx लिखते थे, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो यहाँ पे क्या है आपका 0 है, तो यहाँ पे मैं विभाजन एल्गोरिथम लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने विभाजन एल्गोरिथम लगाई, ये है विभाजन एल्गोरिथम, जिसकी शर्त क्या होती थी, जिसका जो शेषफल था वो या तो 0 आ जाए या फिर उसकी घात भाजक की घात से कम आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ये px मतलब जो भाज्य है वो ये लिखा मैंने, और ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल आया है और ये आपका शेषफल आया है। ऐसे आप ये जो आपको भाज्य दे रखा है बहुपद प्रश्न में, उसको आप विभाजन एल्गोरिथम लगा के ऐसा लिख सकते हैं ना भाज्य, क्योंकि आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए ऐसा क्यों लिखा है मैंने, जिससे मुझे गुणनखंड मिल जाए, क्योंकि मुझे 2 शून्यक तो पता है लेकिन मुझे अगले 2 शून्यक भी निकालने हैं, क्योंकि इसके मैक्सिमम 4 शून्यक हो सकते हैं, तो इसके 4 शून्यक तभी निकलेंगे जब हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस रूप में इसको लिख दिया, ये तो ऐसे चलता रहेगा, इसमें तो मुझे कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसमें से मैं 3 को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, 3 बाहर आ गया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 दूनी 6 2x और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, इसको मैं और आगे किया और मैंने अंदर वाला जो मेरा ये बचा था इसको मैंने फिर गुणनखंड कर दिया मध्य पद विभाजन विधि से, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है और इसमें मध्य पद विभाजन विधि लग सकती है। तो देखिए मैंने बीच वाला पद जोड़ा है x प्लस के x में। आप सभी जानते हैं कि कैसे किया है मैंने, जो बीच वाला पद है यहाँ पे 2 है, तो 2 के आपको ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़कर 2 मिले और गुणा करके क्या मिले, पहले पद का गुणांक कितना है 1 और आखिरी पद का गुणांक कितना है 1, अर्थात 1 एकम 1 मिले। ऐसी 2 संख्याएं जो जोड़ के हमको 2 दे दे, 1 प्लस 1, और गुणा करके हमको 1 दे दे, तो वो 1 है, इसलिए मैंने 2x को लिख दिया है x प्लस के x। यहाँ पे एक ही है ना इनका गुणांक एक ही है, तो एक को आप x प्लस x के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे तोड़ देंगे इसको, तो अब देखिए इन दोनों में से x बाहर है, x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों देखिए यहाँ से मैंने x बाहर लिया, अंदर बचेगा x प्लस के 1। ठीक है, और यहाँ से मैंने 1 बाहर लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस के 1, क्योंकि इसके जैसे बनाना पड़ता है ना हमको। फिर इन दोनों में से देखिए x प्लस 1 फिर बाहर आ रहा है, तो x प्लस 1। ठीक है, तो हमने जो हमें भाजक दे रखा था उसको हमने जब विभाजन एल्गोरिथम लगाई तो उसको फिर हमने इस रूप में बना दिया, गुणनखंड के रूप में हमने उसको बना दिया। तो यहाँ तक हम पहुँचे, लेकिन हमको तो शून्यक निकालना है। अब गुणनखंड तो हमको मिल चुके हैं, शून्यक कैसे मिलेंगे आप सभी जानते हैं, इसकी तो हमें ज़रूरत, इसको तो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमको शून्यक रूप में पहले से दे रखा था, इसको हमें बदलना है। तो इनसे हमें शून्यक कैसे मिल सकता है, आप सभी जानते हैं कि ये जो बहुपद है ये 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए।
ठीक है, तो मैंने वहीं ये लिखा है कि या तो x+1 बराबर 0 या फिर दूसरा वाला x+1 बराबर 0, अर्थात इससे x बराबर क्या मिल गया -1 और इससे भी x बराबर क्या मिल गया -1। तो आप देख सकते हैं, अतः दिए हुए बहुपद के शून्यक √5/3 माइनस का √5/3 माइनस का 1 और -1 आपको 4 शून्यक मिल गए। ठीक, आपको 4 शून्य की चाहिए थे तो आपको 4 शून्यक मिल गए। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया है शुरू से। सबसे पहले आपको जो 2 शून्यक दे रखे थे, जो 2 शून्यक दे रखे थे उनकी मदद से आपने बहुपद का गुणनखंड निकाल दिया है। कैसे निकाला है तो आप देखिए, यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड लाए, इनकी आपस में गुणा करी, जब गुणा करी तो हमको ये मिल गया है, क्योंकि इसी से शून्यक निकले हैं तो इसको हमने लिख दिया ये इसके गुणनखंड है। जब ये इसके गुणनखंड है तो विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जब हम भाग करेंगे तो आपको शेषफल 0 मिलेगा। और भाग हमने क्यों किया, जिससे कि हमको भागफल में ये मिल जाए। ठीक है, अब ये भी इसका गुणनखंड होगा। क्यों होगा गुणनखंड, तो आप अब देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि 3 को यदि आप 6 से भाग करें तो 3 दूनी 6, 3 ने 6 को पूरा पूरा काट दिया, अर्थात 3 6 का गुणनखंड है। लेकिन 3 ने 6 को पूरा पूरा काट दिया, 3 6 का गुणनखंड है। लेकिन देखिए भागफल में आपको 2 मिला है ना, तो 2 भी तो 6 का गुणनखंड होगा नहीं होगा। जो चीज़ आपको भागफल में प्राप्त हुई है वो भी उसका गुणनखंड हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, जब देखिए यहाँ पे 3 भाजक के रूप में था, जब हमने 3 से 6 को काटा तो हमें शेषफल 0 मिल गया। तो हमने ये कहा कि 3 इसका गुणनखंड है। लेकिन जो भागफल में हमको 2 मिला है, 2 भी तो 6 को पूरा पूरा काट देता है, तो ये भागफल वाला भी तो इसका गुणनखंड होगा। तो वही टेक्निक, वही ट्रिक मैंने यहाँ पे लगाई है कि जब मैंने भाग दिया तो भागफल में मुझे ये मिल गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये भागफल भी इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, भाजक भी होगा और जो भागफल आया वो भी इसका गुणनखंड होगा। और फिर मैंने विभाजन एल्गोरिथम लगाई कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और इसको मैंने आगे सॉल्व किया क्योंकि इसके तो मुझे गुणनखंड पहले से मिले हुए थे। इसको मैंने और मध्य पद विभाजन की विधि के द्वारा गुणनखंड निकाले, क्योंकि मुझे लास्ट में शून्यक निकालना था। तो या तो मैं इसको पूरा 0 कर दूं, क्योंकि मुझे तो पूरा जो अपना बहुपद है px इसको 0 बनाना है ना, तो ये 0 कब बनेगा, या तो ये पूरा 0 बन जाए, तो जब ये 0 बनेगा तो x का मान यहाँ से मिलेगा -1, या फिर अगला वाला गुणनखंड पूरा 0 बन जाए, तो जब ये 0 बनेगा इससे -1 मिलेगा। तो लास्ट में हम कह सकते हैं, अतः दिए हुए बहुपद के हमको चारों शून्यक मिल गए। √5/3 माइनस का √5/3 जो दे रखा था हमने निकाला -1 और -1। तो ये बच्चों, ये तरीका इन सवालों करने का थोड़ा आपको लंबा लग सकता है, पर यदि आपका बेसिक क्लियर है और अगर आप एक एक लाइन समझ रहे हैं तो आपको ये आसान लगेगा, आपको केवल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग गया है, क्योंकि आपको एक एक चीज़ खोल के बताई गई है कि ये सब कहाँ से आ गया है। चीज़ हमने पुराना तरीका ही अपनाया है, ये सब हम जानते हैं करना, लेकिन उस सवाल को कैसे अप्लाई करना है हमें सीखना पड़ता है। तो इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। इसके जैसे मैं 2 और सवाल आपको दूंगा, वो भी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, अलग अलग सालों में बदल के आते हैं, तो वो आपको इसी तरीके से करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और बार बार हाथ को धोइए और अपना समय खराब मत कीजिए, गृह कार्य करते रहिए, बार बार वीडियो को देखिए। मैं समझ सकता हूँ कि ये आपके लिए नया प्रयोग है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने क्लास में ही पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे आप लोग सीख नहीं सकते हैं। आप चीज़ों को बार बार देखिए, बार बार समझिए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं निश्चित हूँ कि आप आसानी से इन चीज़ों को पकड़ लेंगे, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा कॉपी और पेन के साथ। ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे और आपका हो गया काम। आप कॉपी पेन को लेके बैठिए जैसे कक्षा में बैठते थे, और वीडियो को बार बार देखते रहिए, फॉरवर्ड करिए। आपको 1 घंटे का या 2 घंटे का समय निकालना है, और ग्रुप में जो भी होमवर्क मिल रहा है उसको आपको करना है।
चाहे वो गणित का मिले, चाहे अंग्रेजी का मिले, चाहे विज्ञान का मिले। तो आपको गृह कार्य के रूप में करना है, और जब आप स्कूल ओपन होंगे आपके, तो वही कॉपी आपकी सबसे पहले चेक की जाएगी और वहीं से आपको प्रथम मासिक परीक्षा भी संपन्न की जाएगी, वहीं से पूछा जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।